हेलो एवरीवन, मैं मोहनीश आर्यन स्वागत करता हूं आप सबों का अपने इस इग्नू टिप्स की यूट्यूब फैमिली में। ठीक है, मैं आज आप लोगों से कोर्स कोड BE-VAE 181 कोर्स टाइटल इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन के इकाई 13 एवं इकाई 14 के बारे में बात करूंगा। ठीक है, आज हम लोग इस दोनों चैप्टर्स के दोनों अध्याय के MCQ को डिस्कस करेंगे, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। और वो जानकारी ये है कि मेरी जो ये यूट्यूब फैमिली है, मेरी नहीं आप सबों की जो ये यूट्यूब फैमिली है इग्नू टिप्स की, उनमें से बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं यूट्यूब इग्नू टिप्स के फैमिली मेम्बर्स जो हैं, उन्होंने ये डिमांड करी थी कि BE-VAE 181 का जो इंग्लिश वर्जन भी आए, मीन्स कि इंग्लिश में भी MCQ आए। ठीक है, तो उन्हीं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बहुत जल्द ही मैं आप लोगों से इंग्लिश में भी BE-VAE 181 के MCQs को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, मैं जो हूँ अपने इस सीरीज के BE-VAE 181 के अंतिम चरण में आ गया हूँ। मतलब कि अब बहुत जल्द ही यह पूरा का पूरा हिंदी में BE-VAE 181 जो है समाप्त होने वाला है, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा चैप्टर्स नहीं बचे हैं। आज हम लोग 13 और 14 चैप्टर्स 13 और 14 जो अध्याय है उसको तो अच्छे से डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है, और बाकी 2-4 चैप्टर जो बचे हैं उसकी भी स्टडी जो है हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में 2-4 अगले वीडियो में करके इसको समाप्त कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग इंग्लिश में इसके डिस्कशन को देखेंगे, इंग्लिश में इसी चीज़ को हम लोग फिर से देखेंगे, रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो सीधे चलते हैं हम लोग अपने डिस्कशन की ओर। मेरा जो पहला डिस्कशन होगा वो होगा इकाई 13 से, और हम लोग इसके कुछ MCQs को भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसी श्रेणी का वो ये है कि पृथ्वी पर मानव के आने की संभावना कब से है। मतलब पृथ्वी पर सबसे पहले मानव कितने समय पूर्व में आया था। ठीक है, तो हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं 20,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व, 50,000 ईसा पूर्व एवं 40,000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इतने सारे ऑप्शन है, आपको इनमें से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होने वाला है 50,000 ईसा पूर्व। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, इससे जुड़े मैं कुछ फैक्ट्स आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, संयुक्त राष्ट्र निर्धारकों और जनसंख्या प्रवृत्तियों के अनुसार आधुनिक मानव, जिसे हम लोग होमोसेपियंस के नाम से जानते हैं, जैसे हम लोग भी जो मानव है इसका वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, यह जो है संभवतः 50,000 ईसा पूर्व पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। ठीक है, और कृषि के आरंभ में लगभग 8,000 ईसा पूर्व विश्व जनसंख्या लगभग 50 लाख के आसपास थी। देखिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम होमोसेपियंस मानव प्रजाति जो है लगभग 50,000 ईसा पूर्व इस पृथ्वी पर आई थी, और जब कृषि की शुरुआत हुई, मतलब लोग खेती बाड़ी करने लगे, उस समय लगभग 50 लाख लोग जो है इस पृथ्वी पर निवास करते थे। ठीक है, और जब कृषि की शुरुआत हुई थी उसकी जो ईसा पूर्व अवधि थी वो थी 8,000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो हम लोग अपने डिस्कशन को अब आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय जनसंख्या विश्व जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है। ठीक है, अभी मेरा ये कहना है कि अभी जो भारत में वर्तमान में भारत की जनसंख्या जितनी है वो विश्व जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है, अर्थात विश्व जनसंख्या के अनुपात में हमारे भारत की जनसंख्या कितनी है। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 17.66%, 18.22%, 13.96% एवं 17.74%। ठीक है, तो इन सभी ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन को खोजना है। तो ठीक है, तो हमारे जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों वह होगा डी नंबर 17.74%। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन में भी कुछ फैक्ट्स आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या जो है वह 7.6 अरब से भी अधिक है, और यह जो डेटा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ यह 2018 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, और यह जो जनसंख्या 7.6 अरब है, यह लगभग 1.18% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की कुल जनसंख्या लगभग 35 करोड़ थी, जबकि यही वर्ष 2000 के मध्य तक लगभग 3 गुना बढ़कर 100 करोड़ के आसपास हो गई थी, जबकि यही जनसंख्या 2018 में 135.7 करोड़ हो गई है। ठीक है, यह जो 135.7 करोड़ है विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.74% है। ठीक है,
तो दूसरा क्वेश्चन भी यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते हैं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कितने तरीकों से प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है, चाहे वो अच्छा स्वास्थ्य सही हो या फिर स्वास्थ्य पर खराब हो, स्वास्थ्य मतलब उसका तबीयत या फिर उसका किसी भी मानसिक शारीरिक हालत अगर किसी व्यक्ति का खराब होता है तो इस स्वास्थ्य पर जो है कितने तरीके से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है 2, 4, 3 और 2। ठीक है, तो हमारे इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है हमारे लिए सही होने वाला है। तो हमारे इन ऑप्शन में से हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 3। ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब कैसे 3 है मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ आप लोगों से इसके बारे में। देखिए, किसी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है उस पर अनेक प्रभावों की परस्पर क्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, और इन्हीं प्रभावों को निम्न 3 समूहों में विभाजित किया गया है और वो है आनुवंशिक प्रभाव, व्यवहारगत प्रभाव और पर्यावरणीय प्रभाव। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य पर 3 तरीके से प्रभाव पड़ता है। आनुवंशिक प्रभाव पड़ता है, व्यवहारगत प्रभाव पड़ता है एवं पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आनुवंशिक प्रभाव ये पड़ता है जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य सही है या फिर उसे किसी डायबिटीज, किसी भी तरह की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज या फिर किसी और तरह का कैंसर, तो ये सब जो है वंशानुगत बीमारी है। मतलब हो सकता है कि उसके पूर्वज को भी कभी ना कभी ऐसा हुआ हो, तो ऐसी बीमारी जो है, ऐसी बीमारी से जो दूसरे मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, तो इस तरह की बीमारी जो है यह वंशानुगत होती है। मतलब उसके पूर्व वंश में किसी को हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे प्रभाव की और वो है व्यवहारगत प्रभाव। देखिए, व्यवहारगत प्रभाव में है मद्यपान, धूम्रपान, नशीली दवाओं का सेवन आदि। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है मद्यपान मतलब शराब पीना, धूम्रपान, सिगरेट, इन सब चीज़ों का नशा करना, नशीले पदार्थों का सेवन माता के कोख से सीख कर नहीं आता। वो अपने व्यवहार में अपने मित्रों से जिनसे वो घुलता मिलता है उन्हीं से ये सब चीज़ों के बारे में सीखता है और फिर इन्हीं का सेवन करता है और फिर अपने स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। तो इस तरह से व्यवहारगत प्रभाव भी मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। और तीसरा वो अंतिम प्रभाव है पर्यावरणीय प्रभाव। ठीक है, तो पर्यावरणीय प्रभाव ये होता है दोस्तों कि अचानक से मौसम परिवर्तन, बारिश या फिर अपने आसपास अपने वातावरण, अपने आसपास के वातावरण में जो चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं तो उनसे जो प्रभाव पड़ता है मानव स्वास्थ्य पर, उसे ही हम लोग पर्यावरणीय प्रभाव का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि खराब स्वास्थ्य के लिए कितने कर्मक जिम्मेदार हैं। हमारे ऑप्शन है 5, 4, 6 और 2। देखिए, हमारे इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। खराब स्वास्थ्य के लिए लगभग 6 कर्मक जिम्मेदार हैं और वो 6 कर्मक कौन से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला कर्मक है जैविक कर्मक। देखिए, अगर कोई बीमारी या हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव किसी जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, कवक, कृमि आदि के कारण होती है, ठीक है, तो ऐसे प्रभाव, ऐसे कर्मक जो है जैविक कर्मक होंगे। अब देखिए, पोषक कर्मक जैसे कि वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज के वजह से अगर किसी मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है तो वह पोषक कर्मक होता है। अब कैसे? देखिए, अत्यधिक वसा अगर हमारे शरीर में स्टोर हो जाए, हमारे शरीर में एकत्रित हो जाए तो हमें मोटापा का सामना करना पड़ता है, तो यह भी हमारे स्वास्थ्य पर एक अजीब प्रभाव डालता है। अब हम लोग तीसरे कर्मक की बात कर लेते हैं, वो है रासायनिक कर्मक। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप लोगों ने जॉन्डिस के बारे में सुना होगा। जॉन्डिस सामान्य तो ऐसे नहीं होता है, जॉन्डिस हमारे ही शरीर की गंदगी से होता है। देखिए, हमारे शरीर में सेलेरियम बिलिरुबिन नामक एक पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि जब हमारे शरीर से खून निश्चित गति करती रहती है तो उस समय जब खून को छानने का मतलब खून को साफ करने का काम किया जाता है, तो जहाँ पर ये साफ होता है उस समय बहुत सारे पदार्थ जो है वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं और वही जो है सेलेरियम बिलिरुबिन का निर्माण करते हैं और फिर एक नई बीमारी उत्पन्न करते हैं। और यही सेलेरियम बिलिरुबिन जो है क्या है, तो यह एक रासायनिक कर्मक है जिससे हमारे मानव स्वास्थ्य पर हम पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मानव स्वास्थ्य पे या हम लोगों पे प्रभाव पड़ता है। चौथा कर्मक है भौतिक कर्मक। देखिए, सर्दी, गर्मी, आर्द्रता, ध्वनि, ये सब जो कर्मक है, जैसे सर्दी, गर्मी, ठंडी, गर्मी से जो परिवर्तन होता है और उसी परिवर्तन के स्वरूप मानव स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है वह है भौतिक कर्मक। ठीक है, अब है यांत्रिक कर्मक। यांत्रिक कर्मक जैसे मोच आना, हड्डी टूटना,
अचानक से ये सब समस्याएं जो आ जाती है, हड्डी टूट जाता है, हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी घसक जाता है, तो ये सब समस्याएं यांत्रिक कर्मक के अंतर्गत आती है। ठीक है। अब है हीनता। यह अंतिम कर्मक है जो कि जल अथवा अनिवार्य कारकों की वजह से होता है। ठीक है। तो ये वाला प्रश्न भी यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पृथ्वी के अंदर उत्पन्न कंपन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं भूकंप, बाढ़, सुखाड़ एवं अकाल। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा भूकंप। पृथ्वी के अंदर अचानक से जो भूकंप कंपन उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग भूकंप का नाम देते हैं। ठीक है। शायद इसको आप लोगों ने एहसास भी किया होगा, तो मैं भूकंप के बारे में आप लोगों को कुछ लाइनें बता देता हूं जो कि आप लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है। देखिए दोस्तों, यह जो भूकंप होता है इसका मुख्य कारण है कि जब पृथ्वी के अंदर ऊर्जा एकत्रित हो जाती है और वह बाहर निकलना चाहती है, तो इस वजह से जब उसका प्रेशर, जब ऊर्जा बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो जाती है तो वह जो है बाहर की ओर निकलना चाहती है, और उसी समय जब वो बाहर निकलना चाहती है उसी समय जो कंपन उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग भूकंप का नाम देते हैं। सामान्य शब्दों में अगर कहे, भूकंप जो है ऊर्जा निमुक्ति के कारण पृथ्वी में होने वाले कंपन को कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, यह जो ऊर्जा निकलती है, बाहर निकलना चाहती है, तो यह ऊर्जा जो है अपने स्रोत मतलब केंद्र बिंदु से जहाँ यह एकत्रित है वहां से सभी दिशाओं में विकृत होती है। ठीक है। और कभी कदार भूकंप जो है नाभिकीय विस्फोटों अथवा ज्वालामुखी के फटने से भी हो सकता है। अब देखिए, भूकंप को जो है कुछ जोनों में विभक्त किया जाता है। भारत में जो है मुख्यतः भूकंप को 5 जोन में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला जो जोन है यह बहुत ही कम जोखिम वाला क्षेत्र होता है, अर्थात यहाँ भूकंप आने से उतनी ज्यादा क्षति नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद है जोन 2। जोन 2 जो है इसमें निम्न क्षति होती है, मतलब बहुत कम क्षति होती है, और इसीलिए इसे निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है। अब है जोन 3। जोन 3 में मध्यम क्षति होती है, इसलिए इसे मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र कहते हैं। और जो जोन 4 है इसमें उच्च क्षति होती है भूकंप के आने की वजह से, इसलिए इसे उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अब जो जोन 5 है या क्षेत्र 5 है इसमें सबसे ज्यादा क्षति होती है, इसलिए यह सबसे गंभीर भूकंपीय क्षेत्र है और इससे बहुत उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ दोस्तों। ठीक है। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि चक्रवात किस पट्टी में बनते हैं? ऑप्शंस हैं उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा उपोष्ण कटिबंधीय पट्टी में चक्रवात बनते हैं। ठीक है। तो जब यहाँ पर चक्रवात की चर्चा की गई है तो मैं आप लोगों से थोड़ी बातें चक्रवात के बारे में भी कर लेता हूँ। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं चक्रवात क्या है। देखिए, यह जो चक्रवात है सबसे सामान्य तटीय आपदाओं में से एक है। चक्रवात मतलब समुद्र में अधिक होते हैं या फिर खाड़ियों में या फिर महासागरों में ये चक्रवात उठते हैं, और ये अक्सर तट में होते हैं, मतलब किनारों पर होते हैं। ठीक है। और ये जो चक्रवात है उष्ण कटिबंधीय पट्टी में बनते हैं। ठीक है। जहाँ समुद्री जल 27 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा उससे अधिक पर गर्म हो जाता है। ठीक है। देखिए दोस्तों, इस चक्रवात के बनने की एक प्रक्रिया होती है, मैं उस प्रक्रिया को आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। देखिए, मान लिया जाए यह एक समुद्र है, समुद्र में ये पानी है। तो होता क्या है कि जब सूर्य की किरणें इस समुद्री सतह पर पड़ती है तो किसी एक निश्चित जगह पर पड़ने के पश्चात वहाँ के जल गर्म होने लगते हैं, और फिर जल के गर्म होने की वजह से उसके आसपास में जो हवाएं हैं, ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को एरो से दिखा रहा हूँ, तो उसके आसपास की जो हवाएं हैं वो गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने की वजह से ये ऊपर की ओर उड़ते हैं। ठीक है। जैसे ही ये ऊपर की ओर उड़ते हैं तो अपने साथ में ये जो है समुद्र की सतह पर, ठीक है, समुद्र की सतह पर एक निम्न दाब वाला क्षेत्र बना देते हैं। मतलब यहाँ पर हवा की मात्रा जो है कम हो जाती है, और ये जो हवा की मात्रा कम होती है इसका कारण क्या होता है कि हवा जो यहाँ के आसपास की हवाएं होती है वो गर्म होकर ऊपर चली जाती हैं, और फिर ये जो गर्म हवाएं जब ऊपर जा रही होती हैं तो इस प्रक्रिया में ये गर्म हवाएं क्या करती हैं कि अपने आसपास की नमी जो है यह अपने साथ ऊपर लेकर चली जाती हैं, और फिर ऊपर में
बादल का निर्माण करती है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप ही हमें चक्रवात के समय बारिश देखने को मिलता है। तो अभी आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि होता क्या है, ठीक है। तो जैसे ही ये हवाएं, गर्म हवाएं ऊपर की ओर जाती है तो इस समुद्र की सतह पर एक निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, किसी भी चीज का फॉलो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, ठीक है। तो जैसे ही इस क्षेत्र में निम्न दाब का क्षेत्र बनता है गर्म हवाओं के ऊपर जाने की वजह से, तो आसपास में जो ठंडी हवाएं होती हैं, ठीक है, ठंडी व गर्म ठंडी हवाएं जो होती है वो क्या करती हैं, इस निम्न दाब वाले क्षेत्र को भरने की कोशिश करती हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि मैं आप लोगों को एरो से दिखा रहा हूँ, ब्लैक एरो से, तो यह जो हवाएं हैं, ठंडी हवाएं, इस निम्न दाब वाले क्षेत्र को भरने की कोशिश करती है, ठीक है। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है कि केंद्र में दाब कम हो जाता है, ठीक है, और जैसे ही केंद्र में दाब कम हो जाता है तो पवन की गति बढ़ जाती है। मतलब जैसे ही ये सारे ठंडी हवाएं अंदर की ओर आने लगती है तो केंद्र में जो है दाब कम हो जाता है, और केंद्र के दाब के कम होने की वजह से ये जो हवाएं हैं अंदर आई हैं, ये घूमने लगती है, और घूमने की वजह से एक चक्कर लेता हुआ तूफान उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और यह जो चक्रवात है फिर भूमि के ऊपर से, भूमि की ओर जो है, भूमि के ऊपर से या फिर भूमि की ऊपर भूमि की ओर से सबसे कम दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ता है। अब देखिए जैसे ही ये सभी हवाएं जो कि इस निम्न दाब वाले क्षेत्र को बढ़ने के लिए आगे की ओर बढ़ती है और फिर इसके अंदर समा जाती है और फिर एक गोल चक्रवात का निर्माण कर लेती है। अब ये होता ये है कि जैसे ही यह गोल चक्रवात का निर्माण हो जाता है तो ये जो बाहर वाली हवाएं अंदर आ गई है, इस सभी जगह पे क्या होता है कि निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, और फिर यही चक्रवात जो अभी तुरंत बनी है, अब ये निम्न दाब की ओर मतलब इधर भागने लगती है, और फिर यह बहुत नुकसान हम लोगों को पहुंचाती है। और इसके वजह से, इसी चक्रवात की वजह से तेज पवन और भारी वर्षा होती है, और फिर इससे बहुत सारे चीज़ों को नुकसान होता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है सुनामी को समझ गए होंगे, सॉरी चक्रवात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ गए होंगे, फिर भी अगर किसी को दिक्कत होता है तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँ, ठीक है। देखिए अब 7वां नंबर जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो ये है कि सुनामी के और कौन कौन से नाम होते हैं, या फिर सुनामी को हम लोग किन किन नामों से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन है ज्वारीय तरंग, भूकंपी तरंग, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा सी, ए और बी दोनों। दरअसल हम लोग सुनामी को ज्वारीय और भूकंपीय दोनों तरह की तरंगों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चूंकि सुनामी किसी महासागर अथवा झील की तरंग होती है जो भौगोलिक घटना के कारण उठती है, इसीलिए हम इसे ज्वारीय तरंग या फिर भूकंपीय तरंग कह सकते हैं, ठीक है। चलिए ये भी यहीं पे समाप्त होता है, ये क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस अध्याय का वो ये है कि चिपको आंदोलन कब आरंभ हुआ था, ठीक है। ऑप्शन है 1970 के दशक में, 1980 के दशक में, 1976 के दशक में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 1970 के दशक में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। मैं थोड़ा इस चिपको आंदोलन के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए हुआ यूं था दोस्तों कि 19वीं शताब्दी के मध्य में, ठीक है, हिमालय में जो वन थे उनका तेजी से दोहन हो रहा था, मतलब बहुत तेजी से उनको काटा जा रहा था, ठीक है। और इस वजह से गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, जैसे कि मृदा अपरदन, मिट्टी कट रही थी, फिर बाढ़ के आने की समस्या हो गई थी, ठीक है। जलाने की लकड़ी जो है उसकी कमी हो गई थी, जलाने के लिए जो लकड़ी होती है उसकी कमी हो गई थी, चारों में कमी हो गई थी, और भूजल की मात्रा में कमी हो गई थी, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ के जो आम जन थे इन प्राकृतिक वनों की सफाई कटाई के लिए दूसरों को, मतलब सरकार को जिम्मेदार मानते थे, और फिर वो इस बात से नाराजगी जताते थे कि उनके वन जो है क्यों काटे जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर जो वन है, हिमालयी वन, उनको क्यों काटे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी विरोधाभास के फलस्वरूप जो है 1970 के दशक में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इसके जो जनक थे वो थे चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। इन्होंने ही अपने इस चिपको आंदोलन को एक नया स्वरूप प्रदान किया था और फिर इसकी अगुवाई की थी, ठीक है। और चिपको का अर्थ होता है पेड़ों से लिपटना, ठीक है। और इसी चिपको आंदोलन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश वन विभाग निगम UPFDC का गठन किया,
और इसी वन आंदोलन के फलस्वरूप ही 1981 में जब सुंदरलाल बहुगुणा जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे, तो सरकार ने 8 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया था और इस पर उन्होंने हिमालयी वन नीति बनाई थी और फिर इस पर एक विस्तार से चर्चा की थी और फिर लोगों से यह सिफारिश की थी कि वह अपने आंदोलन वापस ले ले। और इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ था कि आंदोलन भी वापस ले लिया गया और फिर उसी समय से हिमालय के वनों को काटना भी बंद कर दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का अपने अगले अध्याय का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो अगला अध्याय है वो है इकाई 14। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं, मात्र 2 ही प्रश्न हैं। हम लोग इसी 2 प्रश्न को देख लेते हैं और फिर उसके बाद इसको खत्म करेंगे। ये वाली वीडियो हम लोगों की यहीं पे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों का इकाई 14 का वो ये है कि प्रकृति की अनिवार्यता कितने मत है। ऑप्शन है 2, 4, 3 और 2। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा प्रकृति की अनिवार्यता 3 मत है। और वो मत कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, मुख्यतः 3 मत में से पहला मत है पश्चिमी मत। ठीक है, जिसे हम लोग यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी मत के नाम से जानते हैं। दूसरा है सीनिएटिक मत, जिसे हम लोग चीनी कार्याई तथा जापानी मत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और तीसरा है भारतीय मत, जिसे हम लोग हिंदू, बौद्ध और जैन दर्शनों का संयोजन भी मानते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि वो कौन कौन से मत हैं प्रकृति के। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि CPCB कार्यालय कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, हमारे ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों दिल्ली। देखिए दोस्तों, ये जो CPCB है इसका तात्पर्य है केंद्रीय जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण बोर्ड। तो यह जो है नई दिल्ली में अवस्थित है। तो अब ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करने वाला हूँ दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और जो भी त्रुटि हुई होगी, जो भी गलती हुई होगी, जो भी कमियां हुई होंगी, मैं उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ।